परिवार में अगर मुझसे कुछ गलती भी होती है तो उसके सुधारने के लिए प्रयास किया जाता है, मुझे समझाया जाता है। परिवार में सबसे छोटा सामान्य कार्यकर्ता भी नेतृत्व दे सकता है और उस पूरे संगठन को चलाने के लिए प्रयास कर सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमने ये तो देखा कि संगठन है, उसका परिवार हो गया, लेकिन ये होने के लिए क्या करे? आज तक हमने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, आवश्यक बात क्या होनी चाहिए? हम इस पूरे विषय के मध्यान्ह तक पहुंचे हैं। इस पूरे के पूरे विषय में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? तो हम सारे कार्यकर्ता हमारे संगठन को प्रायोरिटी क्या देते हैं, प्राथमिकता क्या देते हैं? प्राथमिकता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण महाराष्ट्र में है और पूरे देश में एक उदाहरण चल रहा है जो आप सबको पता होना चाहिए। क्या है प्राथमिकता का उदाहरण? विजयादशमी का त्योहार है। विजयादशमी के त्योहार में दो संगठन के व्यक्ति आज तक मैंने बाहर देखे हैं। दो संगठन, वो क्या करते हैं? एक महाराष्ट्र की शिवसेना के लोग मैंने बाहर देखे और पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विजयादशमी के दिनों में मैंने बाहर देखे। शिवसेना के लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना से जुड़े हुए सभी लोग क्या करते हैं? तो मुंबई की तरफ जाते हैं। शिवाजी पार्क में दसरा मेला हुआ, विजयादशमी में उनका एक मेला होता है, एक सभा होती है, उसको अटेंड करने के लिए जाते। मैंने कई बार उनके कार्यकर्ताओं से पूछा, एक तो बहुत नजदीकी उनका कार्यकर्ता यानी शिवसेना का कार्यकर्ता मेरा मित्र है, मैंने उससे पूछा था, यार इतना सुंदर उत्सव है, विजयादशमी का उत्सव है, तू सुबह जाएगा रात को वापस आएगा, इतने लंबे से जा रहा है, ऐसा क्या होता है यार? तू संघ यानी घर पे उत्सव नहीं मनाना चाहता, विजयादशमी मनाना ही नहीं चाहता? तो उसने एक बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया है, मेरे दिमाग से वो उत्तर नहीं जाता। उसने कहा था कि शिवसेना है इसलिए तो मेरा परिवार है। उसने कहा था शिवसेना है तो इसलिए मेरा परिवार है। और वो उत्तर मेरे दिमाग से नहीं गया। उसकी प्रायोरिटी क्या है कि सारी दुनिया गाड़ियां धो रही है, सारी दुनिया हार से फूलों से अपना घर सजा रही है, सारी दुनिया अलग अलग चीजें कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं मेरी संगठन की सभा के लिए जा रहा हूं क्योंकि वहां शक्ति प्रदर्शन आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवक क्या करते हैं? विजयादशमी में पथ संचलन निकालते हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में निकलता है। जब वो पथ संचलन चलता है, लोग गाड़ियां धोते रहते हैं, फूल बनाते रहते हैं, कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं, अपने अपनी जगह पे पूरा का पूरा मार्केट भरा रहता है, और दंड लेके सघोष एक ही चाल में सैनिकों जैसे ये सब चलते रहते हैं और सारी दुनिया को संघ की ताकत दिखाते हैं, संगठन की ताकत दिखाते हैं। संघ के किसी स्वयंसेवक को अगर आपने पूछा कि यार सारी दुनिया गाड़ियां धो रही है, अपने घर सजा रही है, त्योहार की तैयारी कर रही है, तू क्या कर रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों कर रहा है इस संचलन में जाके अपना समय बर्बाद? तो वो एक ही बात कहेगा, संघ है इसलिए तो मेरा परिवार है। ये होता है संगठन और परिवार। बाकी तो सर हम चलते रहेंगे। संगठन में क्या होता है? तो संगठन में कई रूप से डिमांड्स होती है, मांगे होती है। संगठन में लड़ाई होती है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते हैं, सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, और अधिक सुविधा होनी चाहिए, और अच्छा सुविधा होनी चाहिए, और अधिक पैसा मिलना चाहिए, और अधिक पैसा मिलना चाहिए। फिर मांगे, फिर सब अधिकारियों के खिलाफ मोर्चे, प्रशासन के खिलाफ मोर्चे, ये सब चलता रहेगा। ये सब करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसका संगठन अच्छा, जैसे अभी आपके अध्यक्ष उमेश जी ने कहा था, जिसका बेस अच्छा है वो सब है, वैसे जिसका परिवार अच्छा है, जिसका संगठन ताकतवर है, जिसका संगठन एकजुट है, एक ताकत, एक विचारी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता।
क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि संगठन यानी मित्रता। जिस संगठन के कार्यकर्ता एक दूसरे के मित्र है, उस संगठन को कोई नहीं तोड़ सकता। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरा एक अनिल नाम का एक मित्र बीमार हो गया था। हमारा एक बहुत पुराना ये ग्रुप है और उसका लीवर का प्रॉब्लम आया। डॉक्टर ने उसको 23 लाख रुपए का खर्चा कहा। इसकी पगार ही 22,000 रुपए, वो 23 लाख का खर्चा कहां से करेगा? उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कथा कही और हमारे में से हमारी एक मित्र है लड़की, उसने ये ठान लिया कि चलो हम सारा ग्रुप मिलके, हम सारा मित्र परिवार मिलके इसकी जान बचाएंगे। और देखते 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 हमने क्या किया, तो हमारे जितनी पहचान है उन सबसे पैसा मांगना चालू किया। एक स्थिति ऐसी आई कि हमने 22 लाख रुपए जमा किए थे। ये अब भी 1 साल पहले की बात है। उस लड़की के पास 22 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए। अनिल का ऑपरेशन हो गया, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। अभी अनिल अपने ड्यूटी पे है। ये जो 22, 23, 24 लोगों का एकजुट ग्रुप है, क्या उस ग्रुप को कोई तोड़ पाएगा? क्या उस ग्रुप को परिवार नहीं कहेंगे? क्या उस ग्रुप को संगठन नहीं कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जो 22 लोग कर पाए, शायद ही 22,000 कर पाते थे, क्योंकि उनमें मित्रता है, क्योंकि उनमें इतनी अच्छी मित्रता है कि वो कोई नहीं तोड़ सकते। उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार। ऐसे भी लोग उस मित्रता में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस संगठन में मित्रता है वो संगठन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जिस संगठन में त्याग है वो संगठन सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं में त्याग है कि नहीं? कुछ सालों पहले मेरे पूना डिवीजन में एक घटना हुई थी। एक स्टेशन मास्टर का एक्सीडेंट हुआ था, एक हाथ और एक पांव कट हुआ था। दीनदयाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था। मैंने देखा था स्टेशन मास्टरों की, यानी स्टेशन मास्टरों को उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसमें काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा था क्या हुआ कि 4 दिन के बाद उसके पहले रिलेटिव आए। 4 दिन तक कई स्टेशन मास्टर ऐसे होते थे कि जिन्होंने अपनी 8 to 16 ड्यूटी की, 16-24 वो हॉस्पिटल में रहते थे। 16-24 ड्यूटी की तो 8 to 8 वो हॉस्पिटल में रहते थे। 8 to 8 ड्यूटी किया तो वो थोड़ा सा नींद करके वापस 16 o'clock आते थे और हॉस्पिटल में खड़े होते थे। और 4 दिन लगातार हजारों हजारों रुपए लोगों ने जमा किए। लाइन से इतनी बॉटल्स ब्लड डोनेट किया कि हॉस्पिटल भी उनको रुकने में मुझे मजबूर किया। हॉस्पिटल ने कहा कि आपका खून बहुत हो गया, अभी हमको नहीं चाहिए। ऐसा समय यानी सगे भाई के लिए भी जितना नहीं किया जाता, उसके कई ऊपर मैंने करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये त्याग जिस संगठन में है उस संगठन को कोई हरा नहीं सकता। हमने ये सोचना चाहिए कि ये त्याग लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। संगठन यानी परिवार। हमने देखा कि मित्रता होनी चाहिए। मित्रता की बात क्या होना चाहिए? तो त्याग होना चाहिए। उसके बाद परिवार नाम की संकल्पना मेरे संगठन में अपने आप जुड़नी चाहिए। मेरा एक के तिवारी, मेरा एक संजय राजहंस, मेरा एक अप्पा कुलकर्णी नाम का स्टेशन मास्टर कोविड से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसको समझा उसके दिल को धक्का बैठा। मुझे ऐसे लगता है कि कई लोगों ने इनके परिवार को फोन किया, कई लोगों ने इनको फोन किया कि भाई तू तो हॉस्पिटल में बिंदास रहे, तेरे परिवार को कोई जरूरत है तो बता, हम लोग हाजिर है। अप्पा कुलकर्णी के तो बेटे को छोड़ने के लिए, उसको एडमिट करने के लिए कई सारे स्टेशन मास्टर गए। उन्होंने ये चिंता ही नहीं की उसके साथ रहने के बाद मुझे भी कोरोना हो जाएगा। दिनेश कांबळे जैसा स्टेशन मास्टर जिसकी वाइफ कोरोना से जूझ रही है, वो खुद अप्पा कुलकर्णी के बाजू में खड़ा है और उनको एडमिट करने का प्रयास कर रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? परिवार का उदाहरण इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये हम में है कि नहीं, ये हमने एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सारा नहीं है तब तक हम सुरक्षित नहीं। परिवार यानी सुरक्षितता। परिवार यानी क्या? सुरक्षितता। छोटे से छोटे हाथी का बछड़ा सुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है? खेल क्यों रहा है? गलतियां क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरा परिवार उसके साथ है।
तो छोटे से छोटा हमारा कर्मचारी सुरक्षित कब महसूस करेगा? जब सारा का सारा परिवार एकजुट होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। हम ये कर सकते हैं। संगठन ने समाज के लिए अच्छा काम, एक संगठन यानी संस्कार, हम सब कर लेंगे। हमने मैत्रिता की, हमने त्याग सीखा, हमने परिवार से रहना सीखा। अब इस संगठन का कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए। फिर एक बार एक उदाहरण देता हूं। अपने ही घाट में, लोनावाला के बाजू में नागनाथ और ठाकरवाड़ी करके दो गांव है। गत 15 साल से, 15 साल बोल रहा हूं मैं, गत 15 साल से लोनावाला के स्टेशन मास्टरों ने इन गांवों को दत्तक लिया है और गत 15 साल से यहां जितनी भी शिक्षण की जरूरत है ये पूरी करने के लिए ये स्टेशन मास्टर देते हैं। ये उनको नोटबुक देते हैं, ये उनको बुक्स देते हैं, ये उनको कपड़े देते हैं, ये उनको खिलौने देते हैं, ये उनको सब कुछ देते हैं, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह वगैरह सब देते हैं। मेरे बच्चों को मैं सिखा पाया, मैं अभी संगठित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अभी मुझे उनके लिए भी सोचना चाहिए जो इस देश में असंगठित है, जो सीख नहीं पा रहे हैं, जो उनको सीखने की जरूरत है। वो हमारे कर्मचारी नहीं है लेकिन मेरे देश का अविभाज्य घटक है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये संस्कार भी तो संगठन ही देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये संगठन का संस्कार भी हमने देना चाहिए। संगठन यानी अभ्यास, संगठन यानी लड़ाई, संगठन यानी जीत। जिसका अभ्यास अच्छा उसकी लड़ाई अच्छी, जिसकी लड़ाई अच्छी उसकी जीत पक्की। एकदम स्पष्ट और क्लियर विषय है। और अभ्यास मैत्री का होना चाहिए, अभ्यास त्याग का होना चाहिए, अभ्यास परिवार का होना चाहिए। जरूरी है हम इन सारे चीजों को देख के अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं या नहीं। दिन बहुत बुरे हैं। ऐसा कहते हैं कि माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु रुकना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। बहुत बुरे बुरे दिन आ रहे हैं। हमने देखा कि रेल भी कई जगहों पे प्राइवेटाइज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस समय में क्या कर सकते हैं? तो इस समय में हम अपना परिवार सुरक्षित कर सकते हैं, संगठन इतना ताकतवर कर सकते हैं कि इन सारी समस्याओं से हम लड़ सके, छोटा सा छोटा आदमी सेफ कर सके, बड़े से बड़ा आदमी हमारा वो अकेलापन महसूस ना करे, वो दुख महसूस ना करे। हम ये कर सकते हैं। चलो आओ हम एक अच्छा सा परिवार बनाए। चलो आओ हम इस परिवार की नींव को रखें। मुझे पता है कि हम सारे जिन संस्कारों में से आए हैं वह संगठन, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ी विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूरा मेरा बचपन उसमें गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 14 साल मैंने काम किया है। ये मेरा सौभाग्य है। अगर मुझ में कुछ भी अच्छाई है तो वो संगठन ने दी हुई चीज है, उस संगठन के वो संस्कार है। बुराई मुझ में खुद में ही थी, वो मेरे पास है, वो मेरी खुद की, मेरी जो जो अच्छाई है इन्होंने दी हुई। मैं जो भी परिवार जुटा पाया हूं ये इन संस्कारों के, यानी उन संस्कारों का कुछ विशेष भाग है। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माणों के पावन युग ने हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आओ सब मिलकर देश के लिए काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर बार, मैं कई सालों से यह प्रयास कर रहा हूं, शपथ देता हूं हमारे सारे लोगों को कि सांस रुकी तो चलेगा, व्हील नहीं रुकना चाहिए। हमने रेलवे में आए हैं तो व्हील चलाने के लिए आए हैं, तो जब तक सांस चलेगी व्हील चलना चाहिए। मेरी भारत माता को परम वैभव अगर देना है, मेरी भारत माता को अगर मुझे पूरे दुनिया का सरताज पहनाना है तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए काम करते हुए कई सारे चिन्ह विभिन्न, यानी विभिन्न संगठनों से मेरा संगठन मुझे परिवार जैसा खड़ा करना पड़ेगा।
हम कर सकते हैं, विश्वास रखो। जो संस्कारी है, जो अच्छा है, जो त्यागी है, जो मैत्रीपूर्ण है, जो इन सब यानी इन सारे आयामों से सज्ज है, इन सारे संस्कारों से सज्ज है, आने वाले दिनों में वही संगठन परिवार करके उभरेगा और इस रेल को बचाएगा। आज मुझे आपने इस सुंदर से आपके सत्र में बुलाया। सही बोले तो माननीय उमेश जी महाडिक, माननीय मिश्रा जी, इन्होंने काफी आग्रह किया था कि मैं आऊं। मेरी समय की व्यस्तता के कारण मैं इससे पहले नहीं आ पाया। ऊपर से थोड़ा सा टेंशन मुझे हो गया था। एक तो देशपांडे जी जैसे या भारतीय रेलवे मजदूर संघ के संगठन सचिव, संगठन मंत्री, वो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो बच्चे को एग्जाम लिखते समय जैसे कोई गुरुजी पीछे खड़ा हो गए तो जो टेंशन आती है, वो पूरे सत्र में मुझे थी। यानी मैं तो, मेरा संगठन बहुत छोटा है, भारतीय मजदूर संघ तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। मेरे जैसे छोटे आदमी को अपने इस बहुत ही सुंदर विषय के लिए चुना। मैं आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबको विनती करता हूं कि आओ एक सुंदर सा परिवार बनाओ, जिस परिवार में मैत्री हो, त्याग हो, संस्कार हो और जो हमारे देश को एक अच्छा सा संगठन दे पाए और हम सबको ताकतवर बनाए और कुछ अच्छा हो जाए कि जिससे हम सबसे, सबके जो कर्तृत्व है, हम सबकी जो करनी है, वो सारी, उसकी सारी अच्छाइयां मेरे भारत मां के चरणों में समर्पित हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धनंजय दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, आपने यह सब्जेक्ट, यह विषय, मेरा संगठन मेरा परिवार, बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज में और एक जो है मोटिवेटेड तरीके से रखा। हम सभी लोग उससे काफी प्रेरित हुए और आपने जो कहा कि आप में चाहे जहां भी रहें समर्पण का भाव होना चाहिए। जब तक वह नहीं रहेगा आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, चाहे वह परिवार हो, चाहे संगठन हो। और संगठन वास्तव में देखा जाए तो परिवार का ही एक दूसरा रूप है। अगर उस भाव के साथ हम लोग किसी संगठन में जुड़े तो वह संगठन निश्चित रूप से आगे उन्नति करेगा। इसके साथ ही आज का जो दूसरा विषय है, वह विषय तो नहीं कहा जाएगा, उस समारोह के तौर पे रखा गया है, क्योंकि ये हम लोगों का यह कार्यक्रम काफी दिनों से होता आ रहा है और बहुत सारे विषयों पर और बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार दिए, जिससे लोगों में उत्साह भी आया और लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी लिए। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम बहुत सही आवश्यक भी था और बहुत ही यूजफुल भी रहा है हमारे लोगों के लिए। अब मैं श्री उमेश महाडिक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अगले वक्ता जो हमारे जो अगला विषय है सत्र समारोह के बारे में, उस पर अपने विचार रखेंगे। जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीआरएमएस के, उनको आमंत्रित करें, श्री उमेश महाडिक जी। धन्यवाद सर। आज के दूसरे सत्र में बीआरएमएस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिलीप दादा चक्रवर्ती, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मंच को संभाले और ये सत्र का जो पूरा सत्र चला, उस सत्र का समारोह और आपके विचार यहाँ पे रखे। माननीय
चक्रवर्ती दादा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री माननीय मंगेश जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के कोषाध्यक्ष भानु प्रताप जी, संजीव जी एवं अपने मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जी, धनंजय जी, अश्विन जी एवं उपस्थित सारे साथियों, आज मुझे इस समारोह का दायित्व दिया गया, लेकिन समारोह से पूर्व मुझे ये कहा गया कि जो वर्तमान समय में रेल की जो निजीकरण, निगमीकरण पूरे देश में चल रहा है, उस संबंध में अपनी विचार और अपनी बात को रखने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वहीं से मैं शुरू करूं, क्योंकि हमारे ये इसके बाद जो धनंजय चंदात्रे जी ने जिस प्रकार संगठन को क्या व्याख्या, परिवार की व्याख्या की, तो उसके आगे ये एक नीरस सब्जेक्ट को रखना ये बड़ा मुश्किल सा काम ये हो रहा है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया तो मुझे अपनी बात को रखना है। साथियों, ये प्राइवेटाइजेशन, निगमीकरण अब रेल कर्मचारियों के लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, और इसके विषय में कुछ बताना भी और बोलना भी अब कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 साल से इस विषय को लेकर के बहुत तरह की मीटिंगें हुई, बहुत तरह की कार्यक्रम हुए, बहुत तरह की हम लोगों ने अपनी बात को रखी, और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने प्रायः सारे जोन पर इस पर एक विराट चर्चा सेमिनार के रूप में भी किया। तो उन्हीं चीजों को दोहराने की अभी है। मैं केवल इसमें यह करता हूं कि इस प्राइवेटाइजेशन से हम किस तरीके से सरकार को हम बाध्य करें कि वो अपने को इस ये अपना जो सिद्धांत, जो उनकी गति है, उसको कम करने का काम करें। अब इसके लिए हमको ये सोचने की आवश्यकता है। हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना को अगर हम देखें तो उस प्रस्तावना में ये है कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा ये और सरकार की जो काम है वो कैसा होना चाहिए, संकल्पना जो की गई वो कल्याणकारी राज्य और समता मूलक समाज निर्माण करना, ये सरकार की दायित्व में ये दिया गया। इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी संकल्पना हमारे संविधान में किया गया। ये विचार करने की जो ये है कि क्या इस संकल्पना जो है, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, इस प्राइवेटाइजेशन के इस संकल्पना का मूल्य उद्देश्य की पूर्ति होता है क्या? जो सामाजिक हमारा दायित्व है, जो सामाजिक दायित्व को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका पालन कराने के लिए सरकारें गठित होती हैं, वो सरकार उस सामाजिक दायित्व को, उस कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है, उस कल्याणकारी राज्य की कल्पना को क्या वो पूरा कर रहा है क्या? ये विचार करने की है। और मेरे अपने विचार से या आप सभी के विचार से ये जो निजीकरण है वो बिल्कुल इस संकल्पना से विपरीत है। और क्यों विपरीत है? विपरीत ये इसलिए है कि जब भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ
तो इसे उद्देश्य के साथ भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ कि ये मुनाफा के लिए काम नहीं करेंगी, ये जो काम करेंगी वो समाज के लिए करेगा, वो सोशल के लिए करेगा, जिससे समाज की नीचे से नीचे तबके का, गरीब से गरीब तबके का जो सही देश का नागरिक है वो भी अपना जीवन यापन वो इससे वो जी सके, वो उसको जी कर सके। लेकिन आज क्या है, आज उस पब्लिक सेक्टर को जो समाज कल्याण के लिए जिसकी स्थापना की गई, उसको व्यवसाय का रूप दे करके मुनाफा कमाने का यंत्र उसको बताया जा रहा है, और मुनाफा कमाने का यंत्र बता करके उसको ये कहा जा रहा है कि ये तो घाटे में चल रही है, इसलिए इसकी परिसंपत्ति को, इसको जो है वो निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, घाटे की सौदा सरकार नहीं करेगी। यहाँ पर ये सोचने की बात है, और इस पर आप सारे लोग, इस पर आप लोग देखे भी हैं और इसको आप लोगों ने देखा भी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय ठेंगड़ी जी से एक बार ये लोग पूछा गया कि आप ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है, क्या आप किसके पक्षधर हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के देश की अर्थव्यवस्था के लिए? उसको पढ़ने से ये सामने आता है कि माननीय ठेंगड़ी जी ने उस समय कहा था कि राष्ट्र की विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दोनों का होना सबसे जरूरी है, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई एक महत्वपूर्ण नहीं है, कोई दूसरा महत्वहीन नहीं है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और निजी क्षेत्र भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। लेकिन आज क्यों, आज हमें इस पर सोचने की बात है, आज क्यों भारतीय मजदूर संघ आज क्यों इस प्राइवेटाइजेशन का वो विरोध कर रहा है, पूरे देश विरोध कर रहा है, पूरे जो है वो कर्मचारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है? इसलिए कि अंधाधुन बेलगाम निजीकरण किया जा रहा है, उसमें एक पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और दूसरे पक्ष को उसमें नगण्य करके, दूसरे पक्ष को बदनाम करके उस पक्ष को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। यहीं पर भारतीय मजदूर संघ की आपत्ति यहीं पर चलती है कि जब दोनों की आवश्यकता है तो दोनों अपने अपने स्थान पर काम करें। आज इस देश में आप सब लोग जानते हैं, कभी कभी मुझे ये होता है कि हमारे भारतीय रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अपने भाषण में शुक्ला जी कहते हैं कि लंका का राजा कोई भी हो, पटरानी तो मंदोदरी ही रहेगी, चाहे वो विभीषण हो चाहे कोई हो। तो दिल्ली की शासन और दिल्ली में उस राजभवन में, पार्लियामेंट में या जो मंत्रालयों में किसी पार्टी का भी शासन हो, उस शासन को चलाने वाले ये जो ब्यूरोक्रेसी और तथाकथित अर्थशास्त्री, ये जो मंदोदरी है, ये तो सबके साथ में रहती है। जो अगला अब कल को दूसरा आएगा उसके साथ भी रहेगा, पहले दूसरा था उसके साथ भी रहा। तो ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार को उस तरीके का उसको करती हैं। आज इस देश में एक बड़ा बुद्धिजीवियों का एक सैलाब सा आ गया है। बहुत लिखते हैं लोग अर्थशास्त्र के ऊपर, बहुत कुछ पर। ये कौन लोग हैं? इन पूंजीपतियों के द्वारा पोषित ये लोग जो पैसों के लिए किसी व्यवस्था को खराब बताने में इनको थोड़ी भी हिचक नहीं है और उसी को खराब बताने का ये काम करते हैं, और खराब बता करके उसको खराब सिद्ध अपने लेखनी से सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी युक्तियों से सिद्ध करके वो इन नौकरशाहों के द्वारा सरकार को उसके लिए बाध्य करके उसको इम्प्लीमेंट करता है, और उसी की अर्थव्यवस्था में और वही सार्वजनिक क्षेत्र इनका शिकार हो गया। अब आवश्यकता इसमें क्या है? इसके बड़े भूमिका में अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कि इसमें क्या है। लेकिन आज ये सही है कि इस देश की नीति को, इस देश का जो नीति निर्धारण हो रहा है
वो नीति निर्धारण इन पूंजीपतियों के जो अर्थबल है, उस अर्थबल पर खरीदी हुई ये तथाकथित अर्थशास्त्री और तथाकथित ये नौकरशाह जो इनके गुलाम हैं, वो इनकी बातों को एक तार्किक रूप से एक प्रूफ के साथ सामने रख करके सरकार की को ये जो है उस पे बाध्य कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। आज ये कहा जाता है कि सारे सार्वजनिक क्षेत्र वो घाटे में चल रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच दो। लेकिन ये एक भी उस समय सामने नहीं आए, ये लोग उस समय सामने नहीं आए जब देश आजाद हुआ और देश में कोई विकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये पूंजीपति सामने नहीं आए, क्योंकि उनको उस समय मालूम था कि पता नहीं इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हम अपना पूंजी लगाएंगे तो डूब जाएगा कि क्या होगा। तब सरकार को मजबूर होकर के सार्वजनिक क्षेत्रों का गठन करना पड़ा और उसी क्रम में 1951 में या रेल जो अलग अलग कंपनियों में बटी हुई थी, उन कंपनियों को, उन रेल को एक साथ में करके ये भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी प्रकार बैंक का हुआ, बीमा का हुआ, और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर ये बने, ये भारत के अर्थव्यवस्था को आगे ले गए। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ जगह पर आ गई तो इनकी नजर इन सेक्टरों पर पड़ा और ये सरकार को गुमराह करके, सरकार की मानसिकता को परिवर्तन करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं, इनको बेच दिया जाए, इनको इनके हाथ में दे दिया जाए। तो आज भारतीय मजदूर संघ का या हम सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो मानसिकता है, हमारी लड़ाई इस मानसिकता के ऊपर है। आज रेल कर्मचारियों के सामने, आज जो भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले सामने हैं, उनके सामने अस्तित्व की लड़ाई है। ये कोई बोनस दे दो या आपका डीए बढ़ा दो, हमारी डीए फ्रीज हो गई है, वो हमको हमको मिल जाना चाहिए, हमारा ग्रेड पे वो परिवर्तन होकर के 4200 से शुरू हो जाना चाहिए, ये तो मांगे हैं, ये निरंतर ये चलती रहती है, वो लड़ाइयां अपनी जगह पर है। आज जब हमारा अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है, हमारी ये अस्तित्व की रक्षा की ये लड़ाई है। अब इस अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको किस तरीके से आगे होना चाहिए, और इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर के बहुत लंबे समय से तरह तरह के हर अलग खेमे अपने संघर्ष की रूपरेखा बनाता है। विभिन्न प्रकार की, हम रेल सेक्टर को ही ले तो बहुत सारी यूनियनें हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, और सारे सबका ये है। और आज सारे लोगों का, सब लोग एक ही बात कहते हैं, वो निजीकरण, कि रेल का निजीकरण हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। और आम कर्मचारी भी उसको जाकर के अब निजीकरण क्या है समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद समझ गया। और कर्मचारी ही नहीं, देश की जनता भी यह समझ गई है कि रेल बिक रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र बिक रहे हैं, प्रतिरक्षा क्षेत्र बिक रहा है, ये उनको भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो समझ रहे हैं इसको, तो समझते हुए लोगों के बीच में उनकी समझ का फायदा उठा करके हम किस रूप से अपने इस आंदोलन को हम अमली जामा पहनाएं कि हमको एक सफलता की सीढ़ी में हमको आ जाए। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने क्या किया, भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा, और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया कि हम सबसे पहले रेल कर्मचारियों को बताने से पहले हम आह्वान करेंगे अपने सारे जितने भी रेल सेक्टर या जो दूसरे सेक्टर हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, इसके अंदर जो काम करने वाली यूनियनें हैं, एसोसिएशंस हैं, और भी जो संस्थाएं हैं, इसके से कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सारे लोगों को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए उनको आमंत्रित करना। अभी जैसे हमारे ये
धनंजय जी ने जैसे बताया कि एक मजबूत परिवार अगर है, एक शक्तिशाली अगर परिवार है, तो वो उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। उसका लक्ष्य और उसकी जो इच्छा है वो उसको कोई भंग नहीं कर सकता है। उस शक्ति के आगे सबको झुकने की है। तो आज आवश्यकता है कि इस हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में, अपने इस संघर्ष के खिलाफ में, इस रेल की सबके परिवार को एक मजबूत देना, एक मजबूती प्रदान करना, रेल के साथ साथ प्रतीक्षा रक्षा और सबों के प्रदान करना। और इसको प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने यह पहल शुरू किया है कि हम सारे एसोसिएशंस को इसके पहले भी 6-7 महीना पहले भी हमने आमंत्रित किया था दिल्ली में, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन के लोगों को भी हमने बुलाया था, ये दोनों लोग नहीं आए। 2-3 एसोसिएशन के लोग आए थे, उनकी वार्ता हुई थी। इस बार पुनः हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी मेरा निवेदन भी ये है कि आपके सेक्टर में भी अगर जो अन्य संगठन हैं उनको भी एक साथ लिया करके एक बड़ी बृहत्तर लड़ाई के रूप में हमको इसको तैयार करना है। अब इसके लिए हम जब इसको एक मंच पर हम ले आएंगे, एक मंच पर सारे लोग आएंगे, सारा भेदभाव को भूल करके, तब एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़े शक्ति का निर्माण होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? हमको अपनी अस्तित्व बचाने के लिए जो लड़ाई हमारी है वो कोई छोटे मोटे शक्ति से नहीं है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से नहीं है, ये मेंबर स्टाफ से नहीं है, मेंबर ट्रैफिक से नहीं है, ये क्षेत्रीय रेल के जनरल मैनेजर से नहीं है। हमको 2 जगह से लड़ाई है। पहली लड़ाई हमारी जो है वो इस देश की ये जो तथाकथित अर्थशास्त्री और नौकरशाहों का जो ये उद्योगपतियों का एक काकस बना हुआ है, वो उस काकस के साथ हमारी लड़ाई है। उसकी सोच को हमको बाध्य करना पड़ेगा बंद करने के लिए, और इतनी बड़ी ताकतवर सरकार के साथ हमारी लड़ाई है। उस ताकतवर सरकार को उसको महसूस कराने की आवश्यकता ये है कि उनका जो कदम है वो कदम ये हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, इस जनता के लिए उचित नहीं है। अब इसको करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने जो एक दिशा निर्देश दिया है, वो दिशा निर्देश ये दिया है कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। अकेले का मतलब रेलवे चाहे सारे लोगों को हम एकत्रित कर लें और उसके बाद से हम इस लड़ाई के लिए लड़ें, तो हमको इस लड़ाई में पिछला अनुभव बताता है कि हमको कामयाब, प्रतिरक्षा चाहे कि हम कर लें, कोल चाहेगा कि हम सारे यूनियनों को इकट्ठा करके हम इसको लड़ लें, इससे हम नहीं कर सकते जब तक इस लड़ाई को और इसके उद्देश्यों को हम एक सामाजिक लड़ाई के रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। सामाजिक लड़ाई के रूप में हमको इसको परिवर्तन करना है, सामाजिक लड़ाई के रूप में उनको ले जाना है। और सामाजिक लड़ाई के रूप में परिवर्तन करने के लिए हमको समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जाना है। आइसोलेट होकर के हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। अपनी माइंडसेट को बदलते हुए हमको आम जनता के बीच में जाना है, हमको बाजारों में जाना है, विद्यालयों में जाना है, कॉलोनियों में जाना है, किसानों के बीच में जाना है, मजदूरों के बीच में जाना है, और उनको ये बताने का काम करना है कि ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, रेल का ही आप उदाहरण लीजिए, ये रेल अगर चला जाता है इसमें आपका निजी क्षेत्र के हाथ में, उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ में, तो उनके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, बाजार पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, हम उसकी पूरी व्याख्या में नहीं जाएंगे, वो काफी समय लगेगा उसकी व्याख्या करने में। लेकिन आप भी समझते हैं, पूर्व हम लोग पता है कि हमको जो वेतन मिलता है, उस वेतन का हम केवल अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, उस वेतन को हम समाज के लिए प्रयोग करते हैं। समाज में ले जाकर के, बाजारों में ले जाकर के उसको हम खर्च करते हैं, और उसको उस वेतन के बल पर उस एरिया में जहां वो पब्लिक सेक्टर, जहां वह रेल का उद्योग है, लाखों लोग रेल से अपनी जीविका चलाते हैं।
कोई चाय का दुकान करता है, कोई साइकिल का दुकान करता है, कोई मार्केट चलाता है, कोई बिजनेस करता है। और क्रय खरीदार कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है वही ना खरीदार होगा। तो हमारी थोड़ा बहुत ठीक ठाक तनख्वाह है, इसलिए हम एक अच्छे जो है वो खरीदार के रूप में भी वहां काम करते हैं और हम उनसे क्रय करते हैं, इसलिए हमारे ही पर उनका परिवार चलता है। हमारे जो शिक्षा की है, आज आप देखेंगे करके कि लगभग 82% इस देश का डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे जो लोग बड़े बड़े लोग मिले हैं, वो इसी सरकारी और ये पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे ही ये होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास थोड़ा सा क्षमता है, हम उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। कल को जब ये रेल सेक्टर, ये सरकारी सेक्टर नहीं रहेगा, तो हमारे आने वाले दिन में जो हमारे नौजवान हैं, वो भी 5,000 7,000 का वही रुपए का वो काम करेंगे, वो अपना जीवन निर्वहन करेंगे, या वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, या अपने को ठीक ठाक रखने के लिए मकान बनाएंगे देंगे। जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, वो बाजार में नहीं जाएंगे और उसका असर बाजार के ऊपर पड़ेगा, समाज के ऊपर पड़ेगा, देश के ऊपर पड़ेगा। एक दूसरी बात करते हुए मैं इस चैप्टर को यहीं विराम दूंगा कि आज हमें लोगों के बीच में जाके बताना है। आप देख लीजिए, जो 151 ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है, वो किस रूट पर चलाई जा रही है? जो मुनाफा कमाने वाली रूट है, उस रूट पर चलाई जा रही है। और हमारे पास, हमारे रेल के पास इतनी क्षमता है कि हम उन सेक्टरों पर, उन सेक्शनों में हम इनसे भी बेहतर तरीके से हम गाड़ी को चला सकते हैं। उस पे हमको सरकार की सहयोग की जरूरत है। जो धन इस पे लगेगा उससे कम में हम खर्च कर सकते हैं। और असर क्या है उसका? क्या है, एग्जीक्यूटिव क्लास रहेगा तो चेयर क्लास रहेगा, वो एसी रहेगा और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा। और टिकट का रेट क्या रहेगा? जहां हम 500 रुपये में अहमदाबाद से दिल्ली चले जाते हैं, वहां हम 5,000 रुपया दे करके जाएंगे। क्या इस देश का जो को एकदम नीचे तबके का मजदूर है, उसकी क्षमता है क्या कि 5,000 रुपया दे करके वो वो टिकट खरीद करके उस गाड़ी में जा सकता है? तो फिर ये कल्याणकारी योजना कैसे हुआ? उसमें वही लोग जा सकते हैं जो इस कैटेगरी में, जिनके ऊपर सक्षम हैं, जो उसमें जा सकते हैं। तो ये सार्वजनिक कैसे हुआ? तो उन लोगों के लिए आपने ये सुविधा बनाई जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कौन सी सुविधा बनी? उनके लिए जो आज तक रेल चली है, रेल आज तक सस्ते दरों पर हम एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों को लेके जाते हैं। भारत की देश के ऊपर जब कोई आपदा आता है तो उसमें सबसे पहले रेल और सरकारी क्षेत्र खड़ा होकर के उस आपदा से निपटने का काम करता है। उस समय एक भी ये निजी क्षेत्र सामने नहीं आता है। उदाहरण कोविड आपके पास है, बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज ये जो धीरे धीरे पहले एक ट्रेन चलाई गई IRCTC की, उसके बाद 2 ट्रेनें चलाई गई और आज 151 गाड़ियां चलाने की योजना की जा रही है। यानी कि रेल को पूर्ण रूप से निजी हाथों में देने की योजना की तैयारी की जा रही है। तो इस संघर्ष को, इस लड़ाई को वास्तविक रूप देने के लिए, इस संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए हमको समाज में जाना पड़ेगा और एक बृहत्तर शक्ति बना करके, बृहत्तर परिवार बना करके हम उसमें समाज के लोगों को भी जोड़ करके हम अपनी लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। तब जा करके हमको इस प्राइवेटाइजेशन से हमको ये के जो कार्रवाई है इसको हम रोक पाएंगे। यही भारतीय मजदूर संघ का चिंतन है, ये अकेले नहीं है। और इसी चिंतन के साथ लगातार भारतीय मजदूर संघ लगातार कार्यक्रम कर रही है ताकि इसको हम जनमानस तक ले जाएं, लोगों तक ले जाएं और सरकार को हम सोचने के लिए इसको बाध्य करावें।
इसी क्रम में इसी महीने में 10 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इसी महीने में सारे एमपीज को दिया गया और आगे 24 से लेकर के 30 तारीख तक का भारतीय मजदूर संघ ने जो आह्वान किया है, जिसमें हम हर पूरे रेल के एक छोटे से छोटे स्थान पर भी हम जाएंगे, वहां पर जाकर के हम इसका विरोध करेंगे और अपने जो कर्मचारी है, जो वहां पर देश के जनता है, उनके सामने इन नीतियों का रखने का काम करेंगे। और इसी में हम अन्य अपने जो हमारे एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन के लोग हो, चाहे वो SC ST के हो, उनके हो, जब रेल कर्मचारी रहेगा तब तो ये एसोसिएशन और यूनियन जैसे ये रहेंगे। जब वो रहेंगे ही नहीं रेल कर्मचारी, न तो SC ST का रिजर्वेशन लागू होगा और नहीं हो सकता। इसलिए जो ये 24 से लेकर के 30 तारीख का कार्यक्रम है, इस मंच का हम थोड़ा सा अपना फायदा महसूस करते हुए, इसका लाभ लेते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे। संगठन मंत्री होने के नाते मेरा ये फर्ज है भी है कि आप सब लोग 24 से लेकर के 30 तारीख की जो भी कार्यक्रम दिए हुए हैं, उस कार्यक्रम को इतने जोर शोर, इतने मनोबल के साथ, उच्च मानसिकता के साथ हमको लड़ना है और तैयारी करना है कि यहीं से भारत सरकार को ये तो महसूस हो चुका है कि भारतीय मजदूर संघ और उसके सारे लोग मिलकर के उनकी जड़ें हिलाने वाले हैं, और अब हम उनको इसी लड़ाई के माध्यम से हम उनको बाध्य करेंगे। और इसके साथ साथ आगे जो ये बृहत्तर लड़ाई की योजना है, उसमें हम रेल परिवार के सारे लोगों को एक साथ लेकर के, समाज को एक साथ लेकर के जोड़ने का काम करेंगे, ये आशा और विश्वास है। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर ले जा रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, और आज जो मुझे समारोह करने का ये दायित्व दिया गया है, मैं सबसे पहले MRKS को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो भी MRKS के जो लोग, जिनके भी सारे लोगों ने मिलकर के जो ये सोच अपने के अंदर उत्पन्न किए कि हमको एक शिक्षण वर्ग एक होना चाहिए। इस कोविड के समय में हम लोग तो अभ्यास वर्ग करते रहते हैं, तो अभ्यास वर्ग में लिमिटेड लोग इकट्ठा होते हैं और लिमिटेड लोगों को लेके करते हैं। लेकिन ये जो आप योजना बनाई गई, इस योजना में बनाने के लिए हम सबसे पहले आप सब लोगों को पुनः एक धन्यवाद देते हैं कि आज सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। मैं 5 तारीख से आपके साथ में हूँ। बहुत सारे नई चीजें की जानकारी मुझे खुद प्राप्त हुआ। पूरे देश में पूरे भारतीय रेलवे मजदूर संघ के जोन के हर एक जोन के कुछ न कुछ कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े रहें और उनको जो एक अच्छी जानकारी आप लोगों ने दिया, इसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अभी 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। देखिए, एक बड़ी अच्छी आज हमको खुद महसूस ये हुआ कि 5 तारीख को माननीय मंगेश देशपांडे जी ने हमारे संगठन का, हमारी स्थापना, उसका उद्देश्य और उसकी जो क्रियाकलाप है, इसके बारे में जानकारी दिए। और आज समापन के अवसर पर हमारे धनंजय चंद्रात्रे जी ने उसी संगठन को एक पारिवारिक रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया। तो शुरुआत और अंत दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 5 तारीख को हमारे बीच में उपस्थित हुए माननीय मंगेश देशपांडे जी, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन डॉक्टर श्री आर सुब्रमण्यम डिप्टी CPO। 7 तारीख को कर्मचारी जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के वो सेवानिवृत्त तक माननीय विजय ठाकरे जी ने हम लोगों के सामने रखा। फिर 4 तारीख को दूसरे सत्र में नीरज त्रिपाठी जी जो डिफेंस के हैं, उन्होंने NPS पर अपनी बात को रखा। 9 तारीख को कार्यकर्ताओं के कर्तव्य और उसके कार्य के बारे में अशोक जी भूताड़ जी ने हमारे बीच में बात रखी। और सेफ्टी इन रेलवे बोर्ड, रेलवे वर्क गुलाब सिंह यादव जी ने रखा इसमें। 12 तारीख को
संगठन कार्य प्रणाली ये अनिल ढूपते जी रखे। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर के ऊपर जो इन नागपुर के एपीओ मंगेश कासिमकर जी हमारे बीच में रखे। 14 तारीख को कार्यकर्ता को इंजॉय कैसे हम करें, अपने कार्य को इंजॉय किस तरीके से करें, इसको बारे में श्री धनंजय मिश्रा जी हमारे बीच इसको रखें। और डिसिप्लिन अपील रूल के बारे में सरकार दादा ने अपने बीच में रखा। 16 तारीख को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक महत्वपूर्ण विषय, इसको भी विस्तार से भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन जी ने रखा। और कल जो सत्र हमारा हुआ उसमें विभिन्न प्रकार की भत्ते अशोक सिंह जी ने रखा। और ई ऑफिस और एचआरएम पर साई मोहन जी ने रखा। ये ई ऑफिस और ये एचआरएमएस ये एक बिल्कुल नई सब्जेक्ट रखा, मुझे भी इसके बारे में जानकारी हुई। और आज का जो अंतिम सत्र रहा मेरा संगठन मेरा परिवार, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही हमारे धनंजय जी ने उसको रखा। तो ये सारी सब्जेक्टों को रखा। इसमें जिन लोगों ने भी इसको हमारे बीच में रखने का काम किए, मैं उनके प्रति भी भारतीय रेलवे मजदूर संघ के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी कार्यक्रम होगा। एक अन्य निवेदन के साथ मैं समारोह आप सब लोग, हम जब अभ्यास वर्क करते हैं तो लास्ट के दिन में हम सारे लोगों से फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसा लगा उस अभ्यास वर्ग, क्या उसमें होना चाहिए। तो आज ये चूंकि हम वेबिनार कर रहे हैं, हम आपको कोई कागज दे करके नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं या पहले भी हैं, आप लोगों से मेरा ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आपको ये पूरा का पूरा जो शैक्षणिक सत्र 5 तारीख से लेकर के आज तक चला, ये कैसा लगा और इसमें आप और कौन कौन सी सब्जेक्ट चाहते हैं या इसमें और क्या चीज इंक्लूड किया जाए, आप अपना सुझाव जो हमारे एमआरकेएस के माननीय अशोक सिंह जी हैं, धनंजय जी हैं, एके मिश्रा जी हैं और हमारे मंगेश देशपांडे जी हैं, आप उन तक ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको पहुंचाएं। ये सबको इकट्ठा करके इसका एवोल्यूशन की जाएगी और आगे जो सत्र का आयोजन किया जाएगा उस सत्र में उसको हम लोग उसको लेकर के हमारे जो भी आयोजन करता रहेंगे, आपकी रुचि के अनुसार उसको बनाने का काम किया जाएगा। पुनः एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और जो इस सत्र को आप संचालन करने को और सत्र के चिंतन ला करके इसको कार्य रूप देने के लिए जो एमआरकेएस ने जो मेहनत की है, उनकी टीम को पुनः एक बार भारतीय रेलवे मजदूर संघ के तरफ से हम आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यही मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से अगला हमारा शैक्षणिक वर्ग होगा। और विभिन्न रेलों से हमको ये प्रतिक्रिया मिल रही है, आपकी देखा वो भी चाहते हैं इसको करना, तो पूरे देश के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अभ्यास वर्ग हम लोग करेंगे, शैक्षणिक वर्ग करेंगे। और ये आपके द्वारा जो मार्ग दिया गया इसके लिए पुनः आप सबको, और जो लोग इसमें भाग लिए, उन जो लोग पार्टिसिपेंट के रूप में रहे, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि अगर आप नहीं रहते तो ये कामयाब नहीं होता, क्योंकि जब वक्ता अपनी बात को बोल देगा लेकिन उसको श्रवण करने वाला भी चाहिए। और इसका जो हमारा ये सक्सेसफुल रहा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वयं एक पार्टिसिपेंट के रूप में इसमें उपस्थित होकर के उन्होंने एक सत्र में ये भाग लिया। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये सारे लोगों के ऊपर आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको आपकी बात को यहीं पर मैं अपने को समाप्त करता हूं और इसका समारोह करते हुए आगे हमें कार्रवाई आगे शुरू हो, इसकी बात की आपको माइक हैंडओवर करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत मित्रों, धन्यवाद। दादा, आप सभी सत्र के अंदर में थे इसलिए आपको भी धन्यवाद। सभी सत्र के अंदर में आप पूरा समय उपस्थित थे, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए आपको भी धन्यवाद एमआरकेएस के द्वारा। मैं तो सीखने का प्रयास किया हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखने का धन्यवाद प्रयास श्री दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी। आपने अपने
ज्ञान के द्वारा हम लोगों को एक बहुत ही उत्साहवर्धक एक रास्ता दिखाया, दिग्दर्शन किया, और हम आपके दिग्दर्शन में हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि पूरा सत्र आप हम लोगों के साथ जुड़े रहे, ये भी हम लोगों के उत्साह का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हम लोग जो है बड़े तैयारी के साथ जितने भी हमारे वक्ता रहे हैं अपने अपने विषय को अच्छे से रखने की कोशिश किए, और उसी का नतीजा रहा है कि हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई जब से हम लोग शुरू किए 5 तारीख से। और ये जो विचार हम लोगों के बीच में आया, इसमें भी आप लोगों का ही सहयोग रहा है, और हम लोग जागरूक हों, वास्तविकता क्या है उससे परिचित हों, हम एक दूसरे के बारे में समझें, देश के बारे में समझें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझें, अपने कर्तव्यों के बारे में समझें। इस ऑर्गेनाइजेशन में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। और साथियों, अब क्वेश्चनेयर का थोड़ा समय है, तो अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन दिमाग में है, कुछ बात करना चाहते हो, तो आप हाथ उठा करके अपनी बात